फिर साहब आप बताइएगा कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है आपको? बेगम के मूड ख़राब होने का डर। ये सबसे, ये शादीशुदा ही समझ सकते हैं इस बात को। ये हर मेल का जो है ना एक लामाला सा फार्मूला है कि वालदा का और बेगम का ये मूड जो है ना ये ख़राब होना नहीं चाहिए। जिनसे लोग डरते हैं वो बेगम से डरते हैं। ये मोबाइल बड़ा चेक करती है। नहीं, शोहरों पर नजर रखनी चाहिए। शोहरों पर नहीं, शोहर पर। नहीं, हर लेडी का कह रही हूँ, हर लेडी को अपने शोहर पर नजर रखनी चाहिए। जिनके चांद सलामत हैं उनको ईद मुबारक हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद अकमल और आप देख रहे हैं साउथ पंजाब डिजिटल। और मैं हूँ रुकैया बाग। नाज़रीन, ईद की खुशियाँ अभी भी जारी है। आज हमारे पास 3 मुख्तलिफ शोबों से 3 अहम शख्सियात मौजूद है, लेकिन मुख्तलिफ शोबे हैं। ईद तो एक जैसी होती है, ईद तो ईद ही होती है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं पुलिस के बहादुर अफसर DTO मोहम्मद कज़ाफ़ी साहब, और उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं देसी ज़िंदगी दिखाने वाले फ़िरोज़ ख़ान और उनकी वाइफ, और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की मशहूर शायरा नौशीन फ़ातिमा। सबसे पहले हमारी तरफ से आप सबको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। नाज़रीन, आपको भी ईद मुबारक। आगाज़ करते हैं आज के इस सेशन का, आज के इस सेगमेंट का कुछ दिलचस्प सवालात से। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि आप जब रोड पर होते हैं वहाँ पर भी आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी, लेकिन ईद वाले दिन क्या डिफरेंट चीज़ें होती हैं? ईद वाले दिन जो डिफरेंस चीज़ होती है वो लोगों में जो एक चेहरे पे मुस्कुराहट होती है वो नुमाया होती है। हर शख्स पे, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, और उसमें एक सेलिब्रेशन का जो एक अंदाज़ होता है ना वो एक मुख्तलिफ नज़र आता है। आम रूटीन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मतलब बंदे डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ें जो है ना, बाज़ को हंसी में देखते हैं, बाज़ को खुशी में, बाज़ को दुख में देख रहे होते हैं। तो इन दिनों में स्पेशली जो है ना हर शख्स को वो खिला खिला जैसे गुलाब का फूल खिल जाता है, उसी तरह से तमाम चेहरे जो है ना मुस्कुराहट के साथ, तमाम फेस जो है ना मुस्कुराहट के साथ सरवाइव कर रहे होते हैं। अच्छा सर, इस पे अभी हमारा क्वेश्चन होगा आप सब लोगों से कि ईद वाले दिन सबसे पहले आप क्या करते हैं? नमाज़ पढ़ते हैं, सेल्फी लेते हैं, या फिर खाना खाते हैं? सर प्लीज़ आप। हम तो ज़ाहिर बात है ड्यूटी करते हैं और जुमा नमाज़ पढ़वाते हैं तमाम को इस हवाले से, और मोस्टली यही होती है कि तमाम जो ताकि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है वो कायम दायम रहे। फिरोज़ भाई, आप बताइएगा, नमाज़ पढ़ते हैं, सेल्फी लेते हैं या खाना खाते हैं? पहले नमाज, ठीक है। नमाज पढ़ने के बाद फिर जो है ना मीठा जो घर में बना होता है वो, फिर साथ साथ में सेल्फी ब्लॉगिंग जो होता है दिन की रूटीन वो हम बना। आप बताइएगा मैडम, आप क्या करती हैं सबसे पहले? पहले नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद जो कि ये मीठा खाते हैं तो हम मीठा बनाते हैं। अच्छा, आप ईद वाले दिन पहले इन्हें नहीं उठाती? नहीं, वो तो सबसे पहले होता है। वो क्या कहते हैं, हर घर की रूटीन यही होती है कि पहले बच्चों को उठाना, जो भी है फैमिली मेम्बर सबको उठाना, और ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। नौशीन साहब, मुझे ये बताइएगा कि अगर ईद को एक खूबसूरत शेर में बयान करना हो तो वो शेर कौन सा होगा? मेरा एक शेर है, मैंने ईद के लिए ही कहा था, जिनके चांद सलामत हैं उनको ईद मुबारक हो। चलें जी। अच्छा फिरोज़ भाई, ये बताएं कि आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपने वहीं पर रह के तरक्की की, अपना नाम बनाया, कल्चर को प्रमोट किया, तो गांव की जो ईद है वो कैसे होती है? आप ये ईद कैसे मनाते हैं? किस तरह दिन का आगाज़ होता है और फिर सारा दिन क्या क्या रूटीन होती है? देखें, सबसे पहले तो हम नमाज़ पे जाते हैं जी, ये तैयार करवा देती हैं हमें, तो फिर हम सीधा सीधा गए जी नमाज़ पढ़ के आ गए। बच्चे हैं आप? मतलब अब हम शादीशुदा है ना, तो उस वजह से हम चाहते हैं कि कोई तैयार करे। ठीक है। सही है, तो नमाज़ पे जाते हैं, उसके बाद फिर घर की रूटीन जो होती है, नहीं सबसे पहले बच्चों को आके देते हैं हम। बच्चे गेट पे आके खड़े हो जाते हैं जी, हमें तो चाहिए ईदी, तो फिर हम उनको वो पकड़ाते हैं, और ये पहले बैंक से ले आने पड़ते हैं। अगर उनको कोई दे दो ना कोई पुराना नोट, तो लेते नहीं आजकल के बच्चे, ऐसे हो गए। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है कि हम जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनके पास जाते हैं, वहाँ से भी दुआएं लेते हैं जी। तो फिर दोपहर का खाना हम जो है ना वो अपने ही फैमिली में सारी गैदरिंग करके खाते हैं, क्योंकि घर हमारा सेपरेट हो गया अब उनसे, फैमिली से। तो फिर हम वहाँ जाते हैं पुराने गांव में अपने, वहाँ पे जाके फिर खाना खाते हैं, और फिर शाम को अच्छा भाभी, मुझे ये बताइएगा कि ईदी ज़्यादा कौन लेता है? किसको देती हैं आप? भाई को देती हैं या फिर बच्चों को देती हैं? बॉस लेडी तो आप ही है ना, तो ईदी तो आपको ही देनी पड़ती होगी। नहीं, मैंने आज तक अपने हस्बैंड को ईदी नहीं दी। मैं बच्चों को देती हूँ, लेती हूँ। उन्हीं दिए हुए पैसों में से जो आप देते हैं? मतलब सारे पैसे तो भाभी के पास ही होते होंगे ना? हाँ जी। अच्छा, जो इनको देता हूँ ना, तो फिर ये उनमें से थोड़े से बच्चों को भी दे देती हैं, और उनमें से अपनी ईदी भी रख लेती हैं। हाँ। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि आपको इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? लो जी। सबसे अच्छी आदत बुरी का पूछे तो बहुत सी होंगी।
नहीं नहीं, बुरी भी ढूंढ ही लेंगे कोई। चले पहले अच्छी ये बता दे, caring उसके बहुत बाद है। बुरी बता दे। ये मेरी केयर भी बहुत करते हैं, बच्चों की भी बहुत करते हैं, और साथ साथ सिर्फ ऐसे ही नहीं कि फैमिली करते हैं, ये अपनी फैमिली की भी बहुत करते हैं, जैसे अम्मी अबू हो गए और बाकी फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो ये सबकी केयर करते और बुरी आदत क्या है? हैं। बुरी आदत बस ये होती है कि ये जहाँ होते हैं तो होता है, आदमी में अक्सर पता नहीं किस किस में पता नहीं, लेकिन मेरे हस्बैंड में है कि ये जवाब नहीं देते, अच्छा, कहीं बाहर होते हैं, फिर आप इन्हें घर आने देती हैं? बस आने देते हैं, क्या करें, अब बाहर निकाल भी नहीं सकते। अच्छा फिरोज भाई, आप बताइएगा कि आपको इनकी सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है और सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? सारे काम टाइम पे करती हैं, ये अच्छी आदत है। ये अच्छी आदत है। खाना भी ज़रा मज़ेदार बना लेती हैं, और लाइक घर को इसने बड़े सही तरीके से मैनेज किया हुआ है, ये इसकी बढ़िया अच्छी आदत है। और अच्छा, आप इनकी कोई 5 अच्छी आदतें जो हैं वो बता दें। खाना अच्छा बना सकती हैं। ठीक है। क्या कहेंगे इसको, यही कहेंगे ना इस। हाँ, खाना कुकिंग अच्छी कर लेती है। अच्छा, इसके बाद जी है, ये मोबाइल बड़ा चेक करती है। ये अच्छी है या बुरी ये है? अच्छी है या बुरी है? अब ये नहीं पता कि ये किस साइड पे जा रही है, लेकिन ये नहीं, शोहरों पर नजर रखनी चाहिए। दूसरा जी शोहरों पर नहीं, शोहर पर। नहीं, हर लेडी का कह रही हूँ, हर लेडी को अपने शोहर पर नजर रखनी चाहिए। दूसरी आदत जी है इनकी कि ये कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 8 साल। 8 साल। 8 साल में कोई 5 खूबियां भी नहीं दिखी आपको? नहीं, बहुत खूबियाँ हैं इनमें। हाँ, वही 5 आपको बता बताना नहीं दें। आ रही है। असल में साथ बैठी है ना, असल में हाँ, कोई बता दे, 5 बता दें, कोई अच्छी चीजें सोच अगर लें। आप पास ना होती तो 5 बुराइयां जरूर बता सकते थे आपकी। अच्छा, कोई बुरी चीज़ जो आपको लगती हो? वो जो मैंने मोबाइल चेक का बताया। अब ये अच्छी में आती है या बुरी में आती है? तो ऐसा क्या है, मतलब केयरिंग है, वो भी मोबाइल चेक करती है, वायरस वगैरह ना हो? दूसरी बात और दूसरी बुरी आदत बतानी है, ये ना हो कि शो के बाद घर ही ना जाए हम साथ फिर। इसी डर से आप नहीं बता रहे, वरना कोई मसला नहीं है, हम बातें आपको वो रख होता है। लेंगे। बस यहीं पे जॉब दे दीजिएगा मुझे भी फिर। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, आप हमसे अच्छा कमाते हैं चैनल से। अच्छा, वो इनकम किसके पास जाती है, आपके अकाउंट में या भाभी के? मेरे मतलब जो उसको चाहिए होता है मिल जाता है उसको, लेकिन वो हमारे सेविंग में ही जाती है। तो मंथली कितना खर्चा देते हैं आप किन को? भाभी को? इनको जी बस जितना जरूरत तो दे देते हैं। मुझे लगता है गलत सवाल हो गया, आप कितना खर्चा देती हैं? नहीं, मेरे पास जैसे कहा इन्होंने कि जो भी हमारी इनकम आती है इनके अकाउंट में जाती है। मैनेज बेसिकली मैं करता हूँ। ये तो वो मुझे दे देते हैं और घर की मैनेजमेंट ये संभाल। अच्छा नौशीन, आप मुझे बताइएगा कि आपकी ईद की रूटीन क्या होती है, कि दिन का आगाज़ किस तरह से करती हैं, उसके बाद क्या क्या मसरूफियात होती हैं? बस दिन का आगाज़ पता ही नहीं चलता, हो जाता है। चांद रात को सब जागते रहते हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, सोते तो हैं नहीं, तो दिन और रात का फ़र्क ही मिट जाता है चांद रात को तो। ठीक है। और ईद तो स्टार्ट हो जाती है उसी वक्त, मगरिब के टाइम, एक दिन पहले जब ऐलान होता है। बस उसके बाद अर्ली इन द मॉर्निंग सबके कपड़े इस्त्री करना, सबकी तैयारी करवाना, ईद नमाज के लिए भेजना, फिर घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई, फिर कुकिंग, उसके बाद तैयारी करना, फिर अपने घर के जो मर्द हजरात हैं, भाई हैं, तमाम लोग, उनका इंतज़ार करना, वो आते हैं, उसके बाद ईदी मिलते हैं, उनसे ईदी लेते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं, खाना शाना खाते हैं, कभी कभार घूमने फिरने चले जाते हैं। नशीन, ऐसा भी होता है ना कि आप बड़े होते हैं तो लोग आपको ईदी देना छोड़ जाते हैं, घर वाले। एग्जैक्टली मैं अपने आपके साथ अभी क्या? हाँ, मैं अपने सब बहन भाइयों में से बड़ी हूँ, तो मुझसे तो मेरी मामा भी ईदी मांगती हैं। अच्छा सर, आप बताइएगा कि आपका ईद का दिन जो है वो कैसे गुजरता है? घर से आपकी जो मिसेज़ है, हमारी मैडम है, उनकी कॉल नहीं आती, जो बच्चे हैं उनकी कॉल नहीं आती कि बाबा कब आएंगे, तो फिर आपकी ईद की मसरूफियात कैसी होती है? फैमिली को कब टाइम देते हैं? शुरू में ये शाम के सारे सिलसिले होते हैं, अब यूज़ टू हो चुके हैं तमाम, उन्हें पता है कि ड्यूटी थोड़ी हेक्टिक होती है, और ईद त्यौहार के हवाले से जब कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ आती है तब उन्हें थोड़ा फील भी ज़्यादा हो रहा होता है कि अब जो है ना कि कंडीशनली हमारे मतलब वालिद की जॉब इस तरह की है कि हमें वो टाइम नहीं देते, ओवरऑल मुल्क की खिदमत के हवाले से और लोगों की फलाह बहबूद के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, तो उनकी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमसे भी ज़्यादा, तो इस हवाले से वो अब इस चीज़ को जो है मुहैया कर चुके हैं। अच्छा सर, जिस तरह फ़िरोज़ भाई है, इन्हें लोग जानते हैं, ये वीलॉग बनाते हैं, सुनते हैं, तो आप इन्हें कौन सी एडवाइस करना चाहेंगे कि ये अपने वीलॉग में आप लाजमी किया करें, कि जिससे हम ट्रैफिक रूल जो है लोगों को अवेयरनेस दे सकें? जी, और इसके हवाले से ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशन एक बड़ी ही
नॉर्मल सी बंदा कंडीशन लेता है कि ट्रैफिक को बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे, स्पेशली हमारे माशरे के अंदर बड़ा लाइट सा लिया जाता है इसको नॉलेज लेना तो इसकी एक किस्म की तौहीन सी समझा जाता है ना, जबकि इसका जो मतलब इम्पेक्ट पड़ता है वो बड़ा, मतलब आप ये देखें ना, अगर हम ये कहें कि रोड जो है ना वो बोलते नहीं है, रोड आपके चीख चीख के बता रहे होते हैं कि यार इस रोड ने कई की जानें ले लीं, बिल्कुल ऐसे ही है। कईयों को माजूर कर दिया, ठीक, कईयों के जो है ना वो घर उजड़ गए हैं, ईद त्यौहार जो है ना वो गमी में बदल जाते हैं, किसी एक की गलती की वजह से कई त्यौहार वन व्हीलिंग बहुत सारे बच्चे वन व्हीलिंग बहुत सारे बदल जाते हैं। तो इस हवाले से हमें अलर्ट भी रहना पड़ता है और बच्चों से दूर भी रहना पड़ता है, और इस वजह से ताकि बाकी माशरे में इस तरह की चीज़ें जो है ना वो क्रिएट ना हो पाएँ। स्पेशली यंग एज के जो बच्चे होते हैं, जवान होते हैं, उन्हें अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम कर क्या रहे हैं। वो जो है वो अपनी जब वो इकट्ठी गैदरिंग में आते हैं, उसी एज के तमाम लोग होते हैं, वो एक से बढ़ के एक जो है ना बातें करते करते वो इस हद तक पहुंच जाते हैं कि जी हम 120 तक गाड़ी चलाएंगे, 140 तक जो है वो गाड़ी चलाएंगे, और इसी तरह से जो है ना हम वन व्हीलिंग एक खेल है, एक तमाशा है, उसको जो है ना अवेल करेंगे। तो इन चीज़ों के हवाले से एवरीवन जो भी हैं वीलॉग्स के हवाले से भी मैं यही कहूँगा कि वो बिल्कुल इस पे जो है ना इम्पेक्ट डालना चाहिए कि ये किसी भी सूरत इस जो तासुर बनता है लोगों में उसको ख़त्म करने के लिए जितना भी मौसर किरदार अदा कर सकें वो ज़रूर करना चाहिए। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल जो है वो इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है और आपसे हो सकता है शिकायतें भी हो, तो आप ज़हनी तौर पे तैयार हो जाए। फिरोज़ भाई, आप मुल्तान आते जाते हैं, मुझे ये बताएं कि मुल्तान में कभी आपका चालान हुआ है? जी बहुत बार हुआ है। बहुत बार हुआ है। तो कौन सा चालान है जो सबसे महंगा हुआ था, किस तरह हुआ था? आपने उन्हें बताया नहीं कि यार मैं इस तरह वीलॉग्स बनाते हैं? सर बैठे हुए आज बताए क्या वाकया था? सबसे ज़्यादा महंगा चालान जो हुआ था ना वो हमारा मोटरवे पे हुआ था। अच्छा, स्पीड ओवर थी, ठीक है। तो स्पीड लाइक होती है 120 तक वहाँ पे, हाँ, तो हम 150 तक जा रहे थे, वो पता नहीं चला असल में ना, सब एक्सीलेटर पाँव आ गया, तो वहाँ पे जो हमें रोक दिया गया जी, कह रहे हैं जी गाड़ी बंद होगी आपकी। अच्छा, फिर हमने उनसे कुछ की, हमने कहा हम जाना है पहुंचने की जगह पे, तो हमें जो रिलीफ दे दें। फिर हमारा चालान हुआ था कुछ 6,000 रुपये का। सर बताइएगा कि ये जो 6,000 का चालान हो जाता है, हमारे भाई है, उन्होंने भाभी की केयर भी करनी है, अब माशाल्लाह अल्लाह पाक ने छोटा सा बेबी दिया है, उसके भी खर्चे हैं, 6,000 का चालान। अगर हम पाकिस्तान के हद तक रहें तो ये चलान जो है ना हमें बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। इवन आप ये देख लें कि हमारे आउट ऑफ कंट्री जितने भी दोस्त भाई अहबाब गए हुए हैं, आप उनसे ज़रा कंफर्म करें तो पता लगता है कि यार वो पाउंड्स में इतना ज़्यादा जुर्माना है कि हम 3-3 महीने वहाँ पे वर्क करके भी अपने पास 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते। हम इसको बुरा तो कहते हैं, लेकिन ये इस्लाह इस तरह की है, वो इस वजह से है, जो पनिशमेंट होती है ना, पनिशमेंट का 2 अंदाज होते हैं। फर्स्ट कि आपने जो है ना वो नॉलेज ले लिया और उस पर अमल कर लिया, वो होता है कि बीइंग ह्यूमन अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें इल्म हो गया तो उस पर हमें अमल दरामद करना चाहिए। सेकंड बात आ जाती है कि हमने कोई जैसे कि गलती से कर लिया, जिस तरह बताए जा रहे हैं, हमें इल्म नहीं था, तो उसके लिए थोड़ा सा फ़ाइन होता है कि हाँ भी इस तरह से। लेकिन हम लोगों ने इस तरह से, क्योंकि वो फ़ाइन की वजह से खुदा ना खास्ता कोई इतना बड़ा हादसा हो सकता है, जैसे वो तेज़ रफ्तारी के हवाले से, तो उस हादसे से बचने के लिए इतना बड़ा इम्पेक्ट डाला है माइंड के ऊपर, ताकि खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा जहन में दोबारा ना सोचें कि इस हादसे, ये अभी तो 6,000 का फ़ाइन है, कल कला को आपकी जान भी जा सकती है इससे। तो वो इम्पेक्ट जो है ना, ताकि बीवी बच्चों तक वो पहुंचने के लिए, ताकि हमने अपने जो घर वाले पीछे छोड़े हैं, बच्चे जो हैं हमारे पास, उन तक जाना है, तो हमें सेफ ड्राइव करें। अच्छा फिरोज़ भाई बताइएगा, उसके बाद फिर आपने ओवर स्पीडिंग की है? नहीं, फिर नहीं की मैंने। क्या वजह? फिर 120 पे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लिए खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये हमें बचाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम स्पीड ज़्यादा लगाएंगे तो उसमें नुकसान किसका? हमारा ही है ना। सबसे पहले तो जान जाती है। हाँ, तो इस चीज़ से बचने के लिए ये हमारे जो ना मुआफ़िज़ जो हैं, ये सही जो ना राइट पे हैं अपने। मैडम आप बताइएगा कि आप भी विज़िट भी करती हैं, टूर्स भी होते हैं मुल्तान में भी, आउट ऑफ सिटी में भी, आपका भी कभी चालान हुआ है? सऊदी अरब में मेरी पैदाइश हुई है, मैं वहीं पली बढ़ी हूँ, तो वहाँ पे मिनिमम चालान भी जो होता है ना वो 500 रियाल का होता है। इट मीन्स इट्स लाइक इट इक्वल्स टू 30K रुपीज़, पाकिस्तानी 30,000 के करीब है। तो चालान मैं ड्राइव खुद नहीं करती अभी सोच रही हूँ कि मैं सीखूँ,
लेकिन अभी तक मेरे साथ पर्सनली ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब आपका कभी चालान नहीं? मैं ड्राइव करती ही नहीं हूँ। नहीं, आप जा रही होती है, ड्राइवर होता है या भाई होते होंगे, दोस्त होते होंगे? वो औरत कार्ड चल जाता है ना, जिस सवारी पे औरत सवार हो उसे रोकते ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वो मेरे साथ कभी मेरा अगला सवाल भी यही है सर। ईद वाला दिन है, 2 गाड़ियाँ आती हैं, एक में फिरोज़ भाई हैं और एक में नौशीन फातिमा है। इन दोनों ने ओवर स्पीडिंग की हुई है। आपने एक को छोड़ना है, एक को फाइन करना है। किसे छोड़ेंगे, किसे फाइन करेंगे? को डिफ़ाइन जो है ना वो किसी भी जेंडर के साथ नहीं किया जा सकता होता। जो पहला सपोज दैट अगर मेरे पास है ही ऑप्शन ये की है, जो पहले वायलेट करेगा उसका फ़ाइन होगा। जब लोग आते हैं आप उन्हें रोकते हैं, बाइक वाले स्टूडेंट्स आते हैं, उसके बाद मेल्स आते हैं जिनके साथ फैमिलीज़ होती है, और कुछ लोग होते हैं जिनके टिंटेड ग्लासेस होते हैं या फिर पेपर्स लगाए होते हैं। तो अमूमन कौन से बहाने होते हैं? जब वो बहाना लगाते हैं आपको पता भी चलता है यार ये तो कई दफ़ा सुन चुके हैं। कौन कौन से ऐसे आर्गूमेंट्स होते हैं, एक्सक्यूज़ होते हैं जो लोग करते हैं? लेम एक्सक्यूज़ में तो हर दिन अब बंदा जहाँ वहाँ पे खड़ा होता है तो बाज़ औक़ात तो मज़ाहिया सी कैफियत होती है। कुछ अपने अंदाज से जो है ना वो टैक्स इस्तेमाल करके जो है ना भागने की कोशिश करते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। तो उसमें जो है ना बाज़ बहुत ज़्यादा सीरियस हद तक पहुंच जाते हैं कि वो इवन मेरे साथ एक वाक़या जो है ना वो मैं इसे कंसीडर करूँगा। तो एक शख्स जो है मेरे पास, उसने कहा जी कि मेरे वालिद साहब जो है ना निश्तर में एडमिट हैं और फ़लाँ वार्ड में जो है ना वो है। कुदरती तौर पे मेरा कज़न वहाँ पे था, तो मुझे उसकी बात से ना झूठ की थोड़ी सी लग्जिश हुई। मैंने फौरी तौर पे उसको कॉल की, मैंने कहा कौन से बेड पे हैं जी? उसने कहा फ़लाँ बेड पे मौजूद है। और मैंने कज़न को फ़ोन किया, उससे मालूम किया, तो उसने कहा इस नाम का पूरे हाल में कोई नहीं है। अच्छा। तो ये जो है ना इस तरह की बातें, जब मैंने उसे कहा मेरा तो कज़न है वहाँ पे और वो बता रहा है कि कोई बंदा नहीं, इस तरह उसके रंग जो है ना फिर उड़ गए। अच्छा। तो ये लेम एक्सक्यूज़ के हवाले से जी मेरा फ़लाँ इसी जगह सामने ही घर है, और टिंटेड ग्लासेस के हवाले से, और मेरी जिल्द ख़राब होती है जी, और मैंने डॉक्टर से नुस्खा लगवाया हुआ है। अच्छा, मेरा सवाल ये सभी मेहमानों से है कि जब हम बचपन में होते हैं हमें ज़्यादा शौक़ होता है तैयार होने का, ईदी लेने का, तो बचपन की ईद में अब जैसे बड़े हुए हैं तो उस ईद में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? कज़ाफ़ी साहब पहले आपसे। ये तो बड़ी गहराई वाली बात आपने जो है हमसे पूछ ली है। वो कहते हैं कि मेरे बचपन के दिन, तो वो बातें जो है ना इंसान की एकदम से बहुत सारी ऐसी यादें जो है ना बंदा रिमाइंड में लेके चला जाता है और ऐसे करता है रिकॉल सी हो जाए, शायद के वक्त जो है ना वो लौट जाए और हम उसी तरह से जो है ना अपनी ज़िंदगी को उस चार्म के साथ और ख़ुशी के साथ जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकें। लोगों से जो है ना अपने आबाओ अजदाद से, अपने वालिदैन से, क्योंकि मेरे वालिद साहब भी दुनिया में नहीं है इस वक्त, तो वो रिकॉल जो है ना वो दोबारा लौट कर नहीं आती और ये बड़ी ज़बरदस्त इनिशियल होता है। हाँ, खुशी ज़रूर है, मामला ज़रूर है, लेकिन उनको याद जो आती है ना बंदे को एकदम से वो रुला भी देती है। जब भी कोई त्यौहार होता है, जब बड़ों को बंदा मिस करता है ना, ये बड़ी एक संजीदगी के साथ हमें जो है ना फ़ील करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि हमारा एक इस्लामिक त्यौहार है तो हमें हर हाल में जो है ना उस कंडीशन में जो है ना बेहतरीन अंदाज से सर्वाइव करते हैं, हैप्पीनेस के साथ, खुशी के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हर ईद ही ज़बरदस्त गुज़रती है, लेकिन जो बड़ों की याद होती है, जिनके साथ एक वक्त बड़ा अच्छा गुजारा होता है, वो साथ के साथ चलते हैं। फिर उस सब आप बताइएगा आपकी ईद में क्या फ़र्क आया? जब आप बचपन में थे तब कैसी ईद गुजरती थी और अब कैसी गुजरती है? पहले तो जो हम लेते थे ईदी, हमें वालिदैन दिया करते थे, लेकिन जब से बड़े हुए हैं ना तो अब लाइक ये फ़ील होता है कि और ये चीज़ हमें दिखती भी है कि वो अब जो ना हमसे चाह रहे हैं, क्योंकि देखे ना वो अब माँ बाप को जो ना प्राउड फील होता है अपनी जो उनके बेटे होते हैं तो उन पे लाइक वो अभी फिर पहले लेते थे और अब ये आ गया कि हम उनको अब देते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन सवाल इंतहाई ज़्यादा अहम है कि आपने सबसे ज़्यादा ईदी किससे ली थी और सबसे ज़्यादा ईदी किसको दी थी? सबसे ज़्यादा तो मैंने बेगम को दी है ईदी। कितनी दी थी? मैंने को दिया है जी 20,000। अच्छा, और सबसे ज़्यादा किससे ली थी? वो सिर्फ 1,000 था। अच्छा। हाँ, तो वो वाले साहब ने दिया था। हाँ, बचपन में 1,000 भी बहुत होता है। 1,000 ही बहुत होता है। अभी आप बताइएगा कि जब आप अपने घर थी, पहले वालिदैन के पास थी, वहाँ ईद गुजारती थी, फिर शादी के बाद आप ससुराल में आ गई है, दोनों में क्या फ़र्क होता है? शादी के बाद की लाइफ में और पहले की लाइफ में वैसे ही बहुत डिफरेंट होता है। और अगर बात की जाए ईद की, तो ईद तो माँ बाप के घर जो होती है ना वो होती है हमारी बेफिक्री,
जिसमें हमें किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं होती। बस हम अम्मा अब्बा ने नए कपड़े ले दिए, हर चीज़ ले दी जो हमें चाहिए। हमें शौक़ होता है कि भाई हमने नए कपड़े पहनने हैं, इधर जाना है, उधर जाना है, घूमना है, फिरना है, तो वो सब होता है। शादी के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह सब होता है, लेकिन यहाँ ज़िम्मेदारी के साथ होता है। यहाँ हमें अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी देखनी है, अपने ससुराल वालों की देखनी है, तो पूरे घर की ज़िम्मेदारी देखनी होती है। होता सब वैसे ही है, लेकिन बस वो बेफिक्र लाइफ होती है और अब जो ज़िम्मेदारी आ गई है। नशीन, आपकी लाइफ में क्या फ़र्क आया? जब आप छोटी थी तो कैसे ईद गुजारती थी और अब क्या फ़र्क आया बड़े होकर? हमारे माशरे में कहा जाता है कि ईद तो बच्चों की होती है। मैं ये समझती हूँ कि इंसान के अंदर एक बच्चा हमेशा मौजूद रहता है। फ़र्क ये होता है कि उस बच्चे के नाज नखरे उठाने वाले लोग नहीं रहते। जब वो ज़िंदगी की तलखियाँ चखता है, जब वो लोगों के रवैये देखता है, तो उसके अंदर का बच्चा वो दबने लग जाता है और एक वक्त आता है जब वो मर जाता है। अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हों जो उसके नाज नखरे उठा सकें, उसको वैसे ही प्यार से लाड से रख सकें, तो वो हमेशा ईद को वैसे ही इंजॉय करता है जैसे वो बचपन में कर रहा होता है। वो मखमूर कलंदरी हैं ना, हमारे सीनियर सराइकी शायर हैं, उन्होंने कहा था, कोई होवे हा जड़ा आखे हा तेरा ईद दा जोड़ा मैं गिनसा। देखें, अब वो कह सकते हैं कि उनकी एज भी हमसे बड़े हैं, लेकिन वो भी इस उम्र में ये ख्वाहिश करें कि कोई होता जो कहता कि आपका ईद का सूट मैं लूँगा। अच्छा नौशीन, आपने सबसे ज़्यादा ईदी किससे ली थी और सबसे ज़्यादा ईदी किसे दी है? अगर ईदी लेने की बात की जाए तो सऊदी अरब में ही ली थी। ज़ाहिर है उस वक्त रियालों में मिलती थी, तो उस वक्त अच्छी खासी ईदी इकट्ठी हो जाती थी। तो वो मैं अक्सर मजाक किया करती हूँ बहन भाइयों के साथ कि जब लोग प्लॉट्स ख़रीद रहे थे तो हम वहाँ ईदी से बर्गर शवार में खा रहे थे। अच्छा। तो इतनी ईद इकट्ठी हो जाती थी कि अगर हम उसको जोड़ते तो अच्छा खासा कुछ बन जाता। और देने की बात आए तो मैं अपनी मामा को कोशिश करती हूँ कि अच्छी से अच्छी ईदी दे सकूँ हर साल। अच्छा नौशीन, बताइएगा कि ईद वाले दिन कुकिंग भी करती हैं? बिल्कुल। वैसे होता ये है मोस्टली, अल्लाह ताला मेरी वालदा की उम्र दराज़ करे, सब बहनें इकट्ठी होती हैं, भाभियाँ, तो मेरी अम्मी कोशिश करती हैं कि वो हम सबको फैसिलिटेट करें, हम सबको वो एंजॉय करने दें और वो ख़ुद बनाएं। तो हम उन्हें असिस्ट करते, वो उनका कुकिंग का डे होता है। हम उनकी मदद करते हैं, लेकिन वो ही कर रही होती हैं ज़्यादातर। फिर सब आप बताइएगा, कोई ऐसी ईद, किसी ईद पे कोई वाक़या हुआ हो जो आपको हमेशा याद रहता हो जब भी ईद आती है? मैं जा रहा था नमाज ईद जो ना पढ़ने के लिए, कपड़े नए से कॉटन के कपड़े थे, मुझे याद है अभी तक। बाइक थी मेरी, तो जब चैनल वैनल नहीं था, कुछ भी नहीं था, तब मैं जो है 10th में पढ़ता था। वाले साहब सऊदी होते थे मेरे माशाल्लाह, वो जो है ना, तो बाइक लेके दी थी हमें, जो है ना नई बाइक थी, तो बड़ी बाइक की फिर फूट होती है, बंदे को थोड़ा सा होता है शोशान है। तो वो हम जा रहे थे ईद नमाज में, मैं ही था अकेला। तो अब मुझे तब ये सेंस नहीं थी कि जो ना ये सामने रश वाली जगह है, मैंने स्लो करनी है, मैं स्पीड मेंटेन किए जा रहा हूँ अपनी, रश में भी? हाँ। तो बच्चा आ गया मेरे आगे सामने से, तो ये बात मैं अपने सर के सामने कर रहा हूँ, लेकिन करनी नहीं चाहिए, लेकिन बच्चा आ गया सामने, तो मैं गिर गया और बच्चा भी गिर गया। तो काफ़ी चोटें आई थी मुझे इधर घुटनों पे, तो वो मेरी जो थी ना ईद, वो सो के गुजरी थी। तो ये हालात थे। वो जब भी ईद आते हैं तो मुझे वो वाक़या याद आता है। भाभी, आपकी कोई ऐसी ईद गुजरी हो जो आपको, ऐसा वाक़या हुआ जो आपको बहुत याद रहता हो और हर ईद पे याद आता हो? मेरी वैसे तो सारी ईद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजरी हैं, बट एक ईद ऐसी थी जो मेरी मम्मा की डेथ हो गई थी उन ईद के ही दिनों में, तो वो जब भी ईद आती है तो फिर मुझे अपनी मम्मा की याद आती है। नशीन, आपकी कोई ऐसी ईद, कोई वाक़या गुजरा हो, आपको याद आता हो? मेरे वालिद बुज़ुर्ग थे और बीमारी में मुब्तला थे, नकाहत थी काफ़ी ज़्यादा। सऊदी अरब में ही थे हम उस टाइम, 2012-13 की बात होगी गालिबन। तो वहाँ पर ये रिवाज है कि मसाजिद जितनी भी होती हैं उनके अंदर ख़वातीन का एक सेक्शन लाजमी होता है। वहाँ पर औरतें तरावी पढ़ने भी जाती हैं, ईद नमाज़ पढ़ने भी जाती हैं, तो हम भी जाती थी बहनें। तो मेरे वालिद बहुत ज़्यादा बीमार थे, यहाँ तक कि वो गनूदगी में थे। हम लोगों ने तैयारी की, मन ही नहीं कर रहा था जाने का। बहरहाल हम घर से बाहर निकले मस्जिद की तरफ, मस्जिद पास ही थी, हम लोग पैदल चलते जा रहे थे, बीच रास्ते में से हम वापस आ गए घर। वह फिर घर आ गए, बैठे उनके पास। उसके बाद फिर हमारी वालदा ने समझा बुझा के हमें भेजा, फिर हम चले गए। उसके कुछ ही अरसे बाद फिर वालिद साहब की वफ़ात हो गई थी। तो ये एक है वाक़या जो याद आ जाता है कभी कभी। अच्छा, इसमें सर मैं आपकी तरफ आऊँगा, अब इख्तिताम की तरफ चलते हैं। इसमें बताइएगा कि ईद के दिन
सबसे ज़्यादा मुश्किल काम कौन सा होता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना, दोस्तों को ईद देना, या बच्चों से ईदी बचाना? ट्रैफिक को भी संभालते हैं, हाँ। बच्चों को ईदी भी देते हैं, हाँ। और बाकी भी मामला जो है ना पूरे होते हैं। ट्रैफिक को संभालना उस दिन जो है वो कदरे आसान होता है, बाकी ईदी से तो बच नहीं पाते। ईदी से बच नहीं पाते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा डर और ख़तरा किस चीज़ का होता है? मस्जिद में जूता चोरी होने का, कपड़े ख़राब होने का, दोस्त गाड़ी ना मांग ले, इस चीज़ का खतरा होता है, या बेगम को ईदी ना देनी पड़ जाए, ईदी ना मांग ले बेगम, इस चीज़ का खतरा होता है? ईदी तो मिल जाती है, मूड ना ख़राब हो जाए, बेगम के मूड से डर लगता है। ये हर मेल का जो है ना एक लामाला सा फार्मूला है कि वालदा का और बेगम का ये मूड जो है ना ये ख़राब होना नहीं चाहिए। जिनसे लोग डरते हैं वो बेगम से डरते हैं। सही है। फिर साहब आप बताइएगा कि ईद के दिन सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का होता है आपको? जैसे सर ने बात की है ना कि बेगम के मूड ख़राब होने का डर, ये सबसे, ये शादीशुदा ही समझ सकते हैं इस बात को, लेकिन यही होता है। बाकी वो बाकी ऐसा कोई नहीं होता ऐसा मसला, लेकिन सबसे बड़ा यही मसला, जूते का, ईदी का, कपड़े का कोई मसला नहीं होता, बेगम के मूड का मसला होता है। यही मसला होता है। जूता चोरी हो जाए मसला नहीं है, लेकिन ये नाराज़ हो जाए फिर मसला है। अच्छा, आपको क्या सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है? बच्चों से रिलेटेड होता है मेरा, क्योंकि ईद होती है, ईद पे बच्चे माशाल्लाह से सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सारे आपको पता है एक जितने होते हैं तो शरारती से होते हैं, तो बच्चों का ही डर होता है कहीं गिर ना जाए, कोई चोट ना लग जाए ज़्यादा, तो इस तरह से वो रहता है। अच्छा नशीन साहब, आप बताइएगा कि कोई ऐसा मतलब किसी चीज़ का डर रहता हो, कपड़े ख़राब होने का, जूता चोरी होने का, या फिर ईदी का? वो मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि चांद रात जागते हुए गुजरती है, तो ईद के दिन सबसे बड़ा डर ये होता है कि अम्मा ने अगर सो गए तो सलवातें सुनानी है कि सारे इकट्ठे हैं और तुम लोग पड़े हो, तो सोने नहीं देंगी वो, ये डर होता है। हम अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग हमारे साथ अटैच है। सर बताइएगा कि आज हम DHA में मौजूद है, फ़न एंड मंच पर मौजूद हैं, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ का जो एम्बियंस है वो कैसा है? बड़ा ज़बरदस्त एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पे जो है लोग आए हैं, जो उधर जो आए हुए हैं, लोग इंजॉय करते हैं। और मुल्तान में ये क्योंकि न्यू ट्रेंड पे है, लोग जो है ना यहाँ पे इसी वजह से ज़्यादा जो है ना इन्वॉल्व हो रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये कि शहर के अलावा भी दूर दराज इलाकों से भी लोग जो है ना, हाँ सुकून है यहाँ पे, लोग दूर दराज इलाकों से यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसी वजह से आ रहे हैं कि यहाँ पे इंजॉय कर सकें। असल मकसद यही होता है कि जो 2-4 लम्हे हैं फैमिलीज़ के साथ मिल के गैदरिंग के साथ गुजारे जा सकें। आप बताइएगा जी। जी बिल्कुल, हम अभी यहाँ पे बैठे हैं तो ऐसा फील नहीं हो रहा कि हम कहीं बाहर बैठे हैं, ऐसा घर वाली वाइब आ रही है। यहाँ पे माहौल साफ़ सुथरा है, क्लीन बहुत है ज़्यादा माहौल यहाँ का, और सबसे ज़्यादा बंदा वहीं जगह जाता है जहाँ पे सुकून मिले बंदा, तो सुकून हमें मुल्तान में इस जगह पे मिलता है। आप बताइएगा कि आपको कैसा फील हुआ है यहाँ पर आके, इनका जो एम्बियंस है वो कैसा है? आप लोग जाते होंगे, भाई केयर करते हैं, तो केयर करने के बाद फिर जब आप जाते हैं, पहले कभी किसी ऐसे रेस्टोरेंट पे, होटल्स पर गए? ये एक पुरसुकून माहौल है, ये शहर है, DHA है, लेकिन इतना पुरसुकून है जैसे कि हम अपने घर में ही बैठे हैं। हम तो वैसे ही विलेज के लोग हैं, आपको पता है, सुकून परस्त हैं, तो यहाँ पे अच्छी जगह है बहुत। कमाल नहीं है जो धक्के धोड़े असाडी हिम्मत वधा गए हैं, असाडे रस्ते दे वट्टे रोड़े असा को रस्ता दिखा गए हैं, कहीं ज़माने असा को लगदा हा साथों वध के सियाणा कोई नहीं, जिन्हा को लेकिन पलेंदे रह गए उसा को कमला बना गए हैं, असाडे हर एक हसी अमल को वो अपनी मर्जी दे मायनी देगन, असाडे हर एक हसी अमल को वो अपनी मर्जी दे मायनी देगन, असा जिन्हा को सिखाया झुमरा असा को आजो नचा गए हैं, असां ई लालच दे दौर दे विच भी सांगे अपने बचेंदे रह गए, असां तां सांगे बचेंदे रह गए, असां को सांगे मुका गए हैं, असां को अंधा सदन पे नोशी असां को कोई गिला नहीं थींदा, असां को अंधा सदन पे नोशी असां को कोई गिला नहीं थींदा, असाडी अख नहीं सुञाण सकदी और रंग जेड़े दिखा गए हैं। अरे वाह 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 नौशीन, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही कुछ मीठा हो जाए, मुझे याद आ गया कि बीन एंड बरिस्टा की जो कोल्ड कॉफ़ी है वो भी हमने ट्राई की है, तो कैसी लगी आप? बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप बताइएगा क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कोल्ड कॉफ़ी के बारे में, क्योंकि जो फीमेल्स होती है वो खाने पीने की चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छा बता सकती है। नहीं, बहुत ज़बरदस्त है। फिरोज़ भाई, आपको इसमें सबसे अच्छी चीज़ कौन सी लगी है? सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि ये ठंडी बहुत है। ये ठंडी ज़्यादा है, गर्मी भी तो आ रही है ना।
आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप कीमती टाइम में से टाइम निकाल कर आए। सर आपका बहुत शुक्रिया, फिरोज़ भाई, भाभी आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप सबका बहुत शुक्रिया, हमारे जो मेहमान थे उनका हमने शुक्रिया अदा किया। उम्मीद करते हैं कि आज की ये ईद ट्रांसमिशन आपको इंतहाई ज़्यादा पसंद आई होगी। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।